कि आइलेट्स जो एग्जाम होता है वो इसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है क्या? तो सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों का रहेगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से है या फिर गवर्नमेंट एफिलेटेड से है, तो कौन कौन से कॉलेजेस वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किए वो जा सकते हैं इसके लिए? थोड़ा सा अपन मनी पे बात करते हैं कि बच्चा जाना चाह रहा है तो फाइनेंशियली भी, तो वहाँ का टोटल खर्चा कितना आता है? एक तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती? थर्ड चीज, वहाँ पे बच्चा जाके मास्टर्स कर रहा है तो पार्ट टाइम वर्क वगैरह वो कर सकता है या नहीं खुद को सर्वाइव करने के लिए? सही, ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 गुना मतलब सैलरी इंक्रीमेंट आप देखोगे, पोस्ट भी, हाँ बिल्कुल देखोगे, पोस्ट भी अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन भी अलग तरीके की होगी। पे कर रहे हो ये नहीं कि आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं लग रहा है, जितना भी आपका एक्सपेंस है वो सारे का सारा इनमें कवर हो जाता है। कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से किसी ने मास्टर्स किया है अच्छे मेजर कोर्स में, उसका फ्यूचर क्या है? बट वो आपकी आने वाली जनरेशंस में दिखाई देती है, सच कह रहा हूँ मैं। जी भी है, जिन बच्चों के बीएससी एग्रीकल्चर उन्होंने कहीं से भी की है यूजीसी थ्रू, पर उनके 1 या 2 साल का गैप हो गया तो उससे कोई इश्यू? तो हेलो साथियों, आपने भी बीएससी एग्रीकल्चर की है और कहीं ना कहीं अब्रॉड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर अब्रॉड अगर आप सोच रहे हो विदेश से करने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन ये चेंज कर सकता है। आज हमारे साथ है गगन सर और इनसे अपन एक बच्चे के जितनी भी क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लीट A to Z डिस्कस करने वाले हैं। तो गगन सर, आप अपना इंट्रोड्यूस। थैंक यू विकास फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम गगनदीप और मेरी बैचलर है वो MPUIT उदयपुर से है, और फिर उसके बाद में जो मास्टर डिग्री है वो जॉर्ज अगस्त यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन जर्मनी से एज ए इरास्मस फेलो। और अभी एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ कोई ट्यूशन फीस नहीं है। और दूसरा जो इरास्मस मुंडस फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है, DAD जो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है, उनके लिए बच्चों को एप्लीकेशन में, स्कॉलरशिप में हेल्प कर रहे हैं। जी, तो एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट सर से मेरा पहला ही क्वेश्चन ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एग्रीकल्चर वाले फील्ड वाले बच्चों के लिए भी क्या अब्रॉड में सही में मास्टर्स पॉसिबल है या नहीं है? मास्टर्स आप भले किसी भी सब्जेक्ट से हो, बैचलर आपने की हो, तो मास्टर्स के लिए तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आप इंडिया में भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाह रहे हो तो क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो जो टॉप QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो QS रैंकिंग में शंघाई में द टाइम्स हायर एजुकेशन जो रैंकिंग है, तो उनमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं तो वो आपको ज़्यादातर यूरोपियन, US की या फिर कनाडा की, या जैसे नीदरलैंड वाली अपने वैगेनिगन यूनिवर्सिटी है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, और अगर आप वहाँ जाते हो तो आपके पास में एक्सप्लोर करने के लिए भी ज़्यादा है, लर्निंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट एक अलग तरीके का मिलने वाला है। जी, तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में क्या MSc के लिए अब्रॉड चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कौन कौन चूज कर सकता है, ये एक बार थोड़ा डिटेल्स में आप बताएंगे? थोड़ा सा जैसे मान लो पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने डिस्कस किया इसको लेके क्यों करना चाहिए। सो सबसे पहले टारगेट अब्रॉड नहीं है असल में, अगर देखा जाए तो टारगेट हमारा है क्वालिटी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आ रही है, टॉप 100 में आ रही है, टॉप 50 में आ रही है, तो अगर हम वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की फैकल्टी है जी, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की लाइब्रेरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, टूल्स हैं, वो एडवांस हैं। हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना ही होगा, वो एडवांस है, इसी वजह से वहाँ से नई इनोवेशंस हैं जी, नए पेटेंट्स हैं जी, और वो ज़्यादा बेटर भी कर रहे हैं फील्ड में। मैं यूँ नहीं कह रहा कि अपने इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ मतलब अच्छी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन फैक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो पैरामीटर्स जिनकी अपन बात कर रहे थे, रिसर्च की अगर बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम उनसे पीछे हैं। तो हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना होगा, हमें हमारी भी यूनिवर्सिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा, प्लस साथ में हमें जहाँ पे अभी जो अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही है तो वहाँ आपको जाना चाहिए, लर्न करना चाहिए। ये तो हो गई बात कि आपको जाना चाहिए। कौन जा सकता है या कौन कौन जा सकता है? तो सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैक्सिमम बच्चों का रहेगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से है या फिर गवर्नमेंट एफिलेटेड से है, आपके जो एफिलेटेड हो गई, प्राइवेट एफिलेटेड हो गई, तो कौन कौन से कॉलेजेस वाले बच्चे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किए वो जा सकते हैं इसके लिए? आपने बैचलर भले गवर्नमेंट कॉलेज से हो आपकी, या कोई एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हो आपका, या गवर्नमेंट हो, आप जा सकते हो। एक कंडीशन आपको ये इसमें एलिजिबिलिटी में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी,
जो एफिलिएशन वाली जो बात कर रहे हैं अपन उस पे, आपकी जो यूनिवर्सिटी है या आपकी जो डिग्री है वो यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। हम सब जानते हैं अपने यहाँ पे मेन बॉडी आईसीएआर है, लेकिन जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है जैसे, तो और वहाँ की दूसरी जो कंट्री है उनकी जो मिनिस्ट्रीज हैं जो हायर एजुकेशन को या एजुकेशन को लेके मतलब रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, तो उनके बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। भाई हमारे यहाँ ये अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से अगर आपके पास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आप उनको हायर एजुकेशन के लिए ले सकते हो। तो वो जो डेटा है, वो जो यूजीसी वाला डेटा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला जो डेटा है, वो वहाँ पे शेयर किया। तो जो यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे यूजीसी में अप्रूव्ड है, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या वो डिग्रीधारी जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। चलो, सबसे मेजर क्वेश्चन था, सर ने क्लियर किया कि प्राइवेट कॉलेज से भी अगर आप हो, सरकारी से हो, एफिलेटेड से हो, किसी से भी आप आपका कॉलेज यूजीसी अप्रूव है और आपने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है, देन यू गो, आप जा सकते हो। आप जा सकते हो और खुद को कुछ बेटर आपको करना है, एक्सप्लोर करना है, खुद को आगे पुश करना है अपनी लिमिट्स से, तो आप ये चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सर जो प्राइवेट कॉलेज से है चाहे सरकारी से, इसमें जो एकेडमिक जो है वो मैटर करता है, जो आपकी स्टूडेंट की ओजीपी या जो सीजीपी है वो कितनी मिनिमम मैक्सिमम या ये कितना मैटर करती है, वो चीज भी आप थोड़ा बताएं। हम यहाँ पे बात करें पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, है ना, Right. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे है तो सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मतलब यूँ नहीं कह सकते अपन कि जस्ट मतलब स्टूडेंट्स को लेने के लिए और उनसे फंड लेने के लिए, नहीं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे भी अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर जर्मन यूनिवर्सिटीज की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। हाँ, वही कि सीजीपी ओजीपी कितना एक होना चाहिए जाने के लिए, वो आप बताएं थोड़ा। तो अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है, आपकी प्रोफाइल है वो स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए एक डोर ओपन करती है कि आप अफोर्डेबल मैनर में एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन वहीं पे दूसरी एक चीज और यहाँ पे आती है कि उससे कंपटीशन भी क्रिएट होता है। भाई अगर आपको अफोर्डेबल मैनर में एजुकेशन मिल रही है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज तो कम रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी बच्चे का 7.0 सीजीपीए है या ओजीपीए है तो वो जा सकता है, 7.0 तक का, 7.0 तक वाले हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसमें अब प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी करती है ये चीजें। कुछ प्रोग्राम बहुत कम्पिटिटिव हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत कम्पिटिटिव हैं, तो हो सकता है कि 7.0 वाला जो स्टूडेंट है, 7.0 वाला स्टूडेंट है, इसको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर, मतलब माइनर कोर्सेज और मेजर कोर्सेज वाला कोई एग्रोनॉमी, जैसे अपने यहाँ पे प्री पीजी में अच्छा स्कोर होता है तो मेजर कोर्स उसको मिल जाते हैं, हाँ। थोड़ा कम होता है तो माइनर कोर्स में एक्सटेंशन वगैरह उनको मिल जाती है, हाँ। वो वाला सीन है। तो जैसे अपने यहाँ पे मेजर कोर्स जो मिलते हैं, लाइक एग्रोनॉमी हो गया, अपने एलाइड साइंसेस के, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री आपकी हो गई, उनके लिए एक स्टूडेंट को कितनी मेंटेन रखनी चाहिए? स्टार्टिंग जो जैसे अपन बात कर रहे थे 7.0 से स्टार्टिंग वो हो गया, होगी। लेकिन अगर सही मायने में देखें, मतलब आइडियल में आइडियली, तो मान लो जैसे भी आप ये चाह रहे हो कि मैं जो थीम्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्लांट ब्रीडिंग या सीड साइंस, क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉइल साइंस, मान लो कुछ भी आपके दिमाग में एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है आपके दिमाग में और आपको उसी में जाना है, तो उसके लिए आप यूं मान के चलो, अपने आप को तैयार करके चलो 8.3 के लिए। 8.3 मतलब अपन कह सकते हैं कि 8 के ऊपर है उनका, थोड़ा सा इजी वे में, थोड़ा सा एकेडमिक सॉलिड रहता है उनका। 8 थोड़ा सा फिर भी कहीं ना कहीं कम लग रहा है मुझे, 8.3। अच्छा, 8.3 है। हाँ। चलो, जिन बच्चों के 8.3 है, यूजीसी अप्रूव कॉलेज से वो है, तो कोई इशू नहीं है उनको, वो इजीली तो किसी भी प्रोग्राम पे अगर हाथ रख दें तो उसमें उनका हो सकता है। सर, एक ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा बच्चों के फंडा समझ में कम आता है, इसको आप थोड़ा सा बताएंगे कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में क्या क्या फीस नहीं लगती है या कितना क्या रहता है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या रहता है? पब्लिक को जैसे मतलब हमारे यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज रहते हैं और प्राइवेट टू प्राइवेट हिसाब से। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो रहती हैं उनको फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट, हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो हम जानते हैं कि वो स्टूडेंट से वो ट्यूशन फीस के रूप में, उसी से मतलब वो सारा उनका सिस्टम चलता है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, उनकी कितनी क्या थोड़ा बहुत चार्जेस रहता है, वो बच्चे के अफोर्डेबल रहता है, कितना क्या रहता है वो? तो जो मेजोरिटी है मतलब एक्सपेंसेस की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जैसे प्रोफेसर की जो सैलरी है या और बाकी और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो खर्चे हैं, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट पे करती ही है, ठीक है। स्टूडेंट पे करता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, एक बहुत ही छोटी अमाउंट होती है।
असल में वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, अच्छा। वो स्टूडेंट खुद के मतलब डेवलपमेंट और सपोर्ट के लिए करता है, ना कि यूनिवर्सिटी को पे अच्छा, कराता है। अच्छा। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो आप पे करते हो 302-350 यूरोस रहता है अच्छा। अप्रोक्सीमेटली सेमेस्टर का, तो लगभग 30 से 35 हजार रुपए के 30,000। सर यहाँ की पब्लिक प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी फीस है 55 हजार रुपीज। हाँ, तो वहां से मतलब बहुत अच्छा है फिर तो उसमें ये दे रहे हैं, ये ट्यूशन फीस नहीं है, देखो अच्छा। उसमें आपको रिटर्न क्या दे रहे हैं। पहली बात तो आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री वहां है, पे कहीं पे भी आना जाना मतलब बस- कार्ड कुछ बनता होगा हाँ, आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा हम्म। वो आप दिखाओ, बस में आप पूरी सिटी में कहीं भी घूमो, राइट। कोई मना नहीं करेगा आपको। दिन में 10 चक्कर लगाओ तो कोई भी आप, चलो हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, हालांकि वैसे बच्चा नहीं लगाता, वहां जाने के बाद में हाँ, जिम्मेदार हो हाँ, जाता है, हाँ। बट बता रहे हैं अपन, है ना। फिर उसके बाद में जो ट्रेन है वहाँ की, तो वहाँ पे मतलब अलग अलग कैटेगरीज है ट्रेन की। एक आईसी है, बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट है, उसकी नहीं, जो नॉर्मल ट्रेन है जिसकी 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास स्पीड रहती है, उस ट्रेन में आप फ्री ट्रैवल कर सकते हो। अच्छा, उस सिटी में कहीं पे भी नहीं, उस स्टेट में पूरे में, उच्च स्टेट। सिटी के लिए तो बस है ही, स्टेट के लिए पूरा वो ट्रेन होगी। फिर उसके बाद में जो लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आपको प्रिंटिंग फैसिलिटीज मिलेंगी वहाँ पे, और भी अदर जो फैसिलिटीज है लाइब्रेरी में, आप रूम बुक करके आप पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा सेमेस्टर आप रूम बुक कर लो, कुछ 10 दिन 15 दिन के लिए आप रूम अगर बुक करना चाहो तो रूम भी बुक कर सकते हो। चलो बहुत सारी चीजें अपने क्लियर हुई कि वाकई में वहां पे जा सकते, क्योंकि इसके बारे में मिथ्स बहुत सारे हैं, रियलिटी बहुत कम जगह मिलती है। बच्चा 50 जगह चीजें देखता है तब जाके उसको कुछ अच्छी चीज मिल पाती है। तो अपन कोशिश करते हैं कि सारी चीजें यहीं पे अच्छे से दे सके। तो सर एक मेजर क्वेश्चन ये भी है, जिन बच्चों के बीएससी एग्रीकल्चर उन्होंने कहीं से भी की है यूजीसी अप्रूव, पर उनके 1 या 2 साल का गैप हो गया, तो उससे कोई इश्यू? गैप में दो चीजें हैं, एक तो गैप होता है जस्टिफाइड गैप। मान लो जैसे मैंने बैचलर की, और मैं मेरी भी अगर बात करूं तो जैसे मैंने बैचलर की एमपीयूटी से, उसके बाद मैंने 1 साल तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काम किया। अच्छा। जयपुर से हम अजमेर जाते हैं तो दूदू नाम से एक जगह थी, जी जी, मोखमपुरा दूदू, हाँ। तो वहाँ पे फॉरेस्ट नर्सरी है, वहाँ पे मैंने काम किया। अच्छा अच्छा। तो ये एक जस्टिफाइड गैप है ना। तो इस तरीके का अगर आपका कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, इंटर्नशिप आपने की है, भले ही 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, तो वो गैप नहीं माना जाएगा। स्पेसिफिकली जर्मन और यूरोपियन यूनिवर्सिटी के केसेस में अगर बात करें। लेकिन मान लो जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहा था, कोई एग्जाम वगैरह उस वो वाले ज्यादा मेजर स्टूडेंट्स अपने हैं कि बीएससी कर लिए फिर 1-2 साल तैयारी में लगा दिए, या कुछ और सोच रखा हो उन्होंने। हाँ, 1 साल तक का गैप चल जाता है, 2 साल तक का चल जाता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2 साल गैप तक वाले स्टूडेंट क्लियर हुए हैं हमारे यहाँ से। ये तो है सर। लेकिन उससे बहुत ज्यादा लंबा अगर अपन गैप अनजस्टिफाई अगर कोई हाँ कोई गैप है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है जस्टिफाई करने में। पहले आप 2 साल तक कर क्या रहे थे। और जिन बच्चों ने, कुछ सर ने बोला कोई वर्क काम किया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की हुई है, तो ये तो उल्टा प्लस पॉइंट उनकी प्रोफाइल को बिल्ड करने में। चलो ये बात तो प्लस पॉइंट है बिल्कुल। ये भी बात क्लियर हुई कि अगर आपके गैप है 1 से 2 साल का, आपने कुछ नहीं किया, कोई और माइंडसेट बना रखा था, तो भी आप जा सकते हैं, यूजीसी अप्रूव होना चाहिए बस। और रही बात, अगर उस गैप के बीच में आपने कोई काम किया, स्किल्स कोई सीखा हो, कुछ इंप्रूव किया, तो वो सर्टिफिकेट वगैरह वहां लगेंगे, तो आपकी प्रोफाइल और इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन है बच्चों की तरफ से कि आइलेट्स जो एग्जाम होता है वो इसके लिए जरूरी है, कंपलसरी है क्या? आइल्स या कोई और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम जो है वो चाहिए। अच्छा, वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपके प्रोग्राम का वो इंग्लिश होगा वहाँ पे, है ना। तो जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप क्लास यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा स्टूडेंट आए जो अपने सब्जेक्ट में तो ठीक हो, लैंग्वेज बैरियर हो जिसके लिए, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए वहाँ पे, तो वो भी सही नहीं है। तो इस वजह से जो लैंग्वेज है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका आपके एकेडमिक और आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे ही होगा। अच्छा। आइल्स हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रूव करना रहेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज है, उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश रहने वाला है। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, इवन अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन सीखने की जरूरत नहीं है इन प्रोग्राम्स के लिए। जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली डिजाइन इस हिसाब से किया जाता है कि इंटरनेशनल पॉपुलेशन आए और उनको पढ़े। तो उस तरीके के प्रोग्राम में इंग्लिश ही लैंग्वेज रहेगी, और आपको इंग्लिश के लिए आइल्स या टॉफल का एग्जाम है वो क्लियर करना ही होगा। और उसमें आप यूँ मान के चलिए कि आइल्स में 6.5 बैंड आपके मिनिमम
6.5। हाँ हो, इतने तो होने चाहिए। तो सर जनरल इंफॉर्मेशन की सारी बातें हो गई, अब थोड़ा सा अपन मनी पे बात करते हैं कि बच्चा जाना चाह रहा है तो फाइनेंशियली भी, तो वहाँ का टोटल खर्चा कितना आता है? एक तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती स्कॉलरशिप, क्योंकि यहाँ के बच्चों को स्कॉलरशिप की आदत रहती है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल सही भी है। और थर्ड चीज, वहाँ पे बच्चा जाके मास्टर्स कर रहा है तो पार्ट टाइम वर्क वगैरह वो कर सकता है या नहीं खुद को सर्वाइव करने के लिए? सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये असल में स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, फैमिली पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, तो उसमें हम कहीं ना कहीं फाइनेंस हमारे दिमाग में सबसे पहले रहता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें, सबसे पहले अपन चलते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे। इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप होगी या डीएडी स्कॉलरशिप होगी या और इस तरीके की अलग जो स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस केस में आपके ना ही तो ट्यूशन फीस आप पे कर रहे हो, ना ही आपके रहने खाने का जो खर्चा है वो आप पे कर रहे हो, ना ही आपका फ्लाइट का जो खर्चा है वो पे कर रहे हो, यानी कि आपकी जेब से एक पैसा भी नहीं लग रहा है। जितना भी आपका एक्सपेंस है वो सारे का सारा इनमें कवर हो जाता है। तो जैसे वेबसाइट पे भी अगर आप हमारे वाले पे जाओगे तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का हमने, बहुत ही जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको मिलती है, वैसे ये हर किसी को नहीं मिलती है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो उनमें से जो कुछ स्टूडेंट है जिनको मिली हुई, हमने उनका टॉप में नाम दे रखा है, जैसे अंकिता है, रोहित है और भी अदर स्टूडेंट्स हैं। तो उनका जो पूरी फंडिंग है खर्चा वो मतलब इरास्मस की तरफ से किया गया। अब सेकंड जो इन स्टूडेंट को कुछ पैसा नहीं, सेकंड आगे वो स्टूडेंट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं पर स्कॉलरशिप वाला ये नहीं, बट इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होती। उनका कितना कॉस्ट? इन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी वाला जो ट्यूशन फीस और वो वाला जो बर्डन है वो तो नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता, वो जीरो है इनका भी। बट इनको अपना जो लिविंग और अकोमोडेशन है, रहना खाना और ट्रेवल वगैरह ये एक्सपेंसेस हैं, वो इनको मैनेज करने होते हैं और उसी के लिए ही इनको ब्लॉक्ड अकाउंट बनवाना होता है। बट एक जो दूसरी बात अपन बात कर रहे थे मैनेज करने वाली, है ना, तो जब आप वहां पे जाते हो तो आपको 20 घंटे अलाउड है वीकली। हाँ, और ये इनफ टाइम है, इतना टाइम, ये मतलब जितना आपको चाहिए ना टाइम, उससे ज्यादा टाइम है असल में। अच्छा। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जो पब्लिक में है जिसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, वो 1.5 घंटा 2 घंटा भी अगर रोजाना काम कर लेता है तो आराम से वो अपना खर्चा निकाल सकता है, रहने खाने का खर्चा सब खर्चा निकल कर सकता है। और जो ब्लॉक्ड अकाउंट वाली जो मनी है उसकी, वो सारी की सारी वो रिटर्न कर सकता है अपनी फैमिली को। अच्छा, वो जाने के लिए चाहिए होती है, उसका भी आपने फुल वीडियो हमने डाल रखा है यूट्यूब पे, अगर आप चेक करोगे 39 मिनट का है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसमें कि कंट्री कैसे सेलेक्ट करें, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन का प्रोसेस है, कंप्लीट चीजें हैं। और उसमें एक अच्छी चीज सर ने ये भी बताई थी कि ब्लॉक अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए 12 लाख कुछ रुपए, 12.5 लाख। तो उनका मैनेजमेंट कैसे करेगा बच्चा? उसके लिए आपने एजुकेशन लोन बताया कि क्योंकि वो पैसा तो खर्च होना ही नहीं है, आप लोन लीजिए, उसको अकाउंट में रखिए और वहां जाके एक्टिवेट हो जाएगा वो, और वहां पे आप पार्ट टाइम कर ही रहे हो तो सारी चीजें आपका सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दूं मैं जी। आपने टोटल एक्सपेंस का पूछा था ना, अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट को काउंट करके चल रहे हो ये पब्लिक वाले स्टूडेंट्स के केसेस में, तो आप यूं मान के चलना 12.5 लाख रुपए ब्लॉक्ड अकाउंट के हो गए और लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास इसमें आपकी आईएलटीएस की प्रिपरेशन मान लो, और आपके जो फ्लाइट टिकट है वो भी हो गया, वीजा हो गया, एपीएस हो गया, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके इसके अगले 1.5 लाख रुपए में। 12.5 प्लस 1.5 मतलब 14 लाख के आसपास का खर्चा आप मान के चलो, वो आपको मैनेज करना रहता है। और जिसमें से 12.5 आपके अकाउंट में रहते हैं, 1.5 लाख रुपया ओरिजिनली आपका खर्च होता है। कहने का मतलब ये है कि 12.5 तो आपके पास ही रहेंगे, बस वो दिखाना है आपको, और मेन जो खर्चा है जो सही में खर्च होंगे वो 1.5 लाख रुपए तक आपका बैठ जाएगा बजट, सारी चीजों में, प्रोसेसिंग वगैरह में, सब में। एयर टिकट होगी, वीजा हो गया, एपीएस हो गया, फिर उसके बाद में आईएलटीएस हो गया, और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे निकलते रहते हैं पूरे प्रोसीजर में, तो 1.5 लाख मान के चलो आप। चलो, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए तो। चलो सर, सारी बातें अच्छी होगी। अब मेरे को आप ये भी बताओ कि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से किसी ने मास्टर्स किया है अच्छे मेजर कोर्स में, उसका फ्यूचर क्या है? जॉब्स में या प्राइवेट सेक्टर में, या फिर आगे वो पीएचडी वगैरह करे तो क्या रहेगा? अपन सारे पाथ्स हैं, उनको अलग अलग देख लेते हैं। मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने वहां से मास्टर्स किया और इंडिया में रिटर्न करता है, राइट, मैक्सिमम का ये रहता है। यहाँ से शुरू करते हैं अपन। अगर वो पब्लिक सेक्टर में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जाता है, तो जो डिग्री है वहाँ की, वो यहाँ पे अपने प्रॉपर वैलिड है, पब्लिक यूनिवर्सिटी वाली है, उनका कह रहा हूँ, है ना। तो वो गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, उसको सेम वेटेज रहेगा जैसा नॉर्मल लोगों को यहाँ पे
मास्टर्स कर किए हुए लोग। उसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि 2 साल वो बाहर से अच्छी चीजें सीख के आए, कुछ बिल्कुल। लिविंग स्टैंडर्ड सारी चीजें अच्छी हो गई उसकी। हाँ, बट पर्सनली अगर देखें तो उसको काफी इम्प्रूवमेंट मिला उसमें। जी, अब अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाता ये सबसे मेजर रहता है कि वहां से मास्टर्स करके आके यहाँ पे प्राइवेट में क्या रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में एडवांटेज मिलेगा। पर्सनल में तो आप डेफिनेट सी बात है, आप ग्रो किए हो वहाँ पे, Right. है ना, आपने चैलेंज किया अपने आप को, मतलब नॉन नेटिव एनवायरनमेंट में आप गए, स्टडी किया, अलग तरीके का कल्चर है उसमें आपने मिंगल किया अपने आप को, तो वहां से आप बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब करके लेके आओ। सिर्फ स्टडी नहीं, स्टडी तो लेके आए हो, उसके अलावा कह बहुत सकते हैं ऑल ओवर ग्रो हो क्या आता है बिल्कुल, बंदा, पर्सनालिटी, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हाँ। बट वो आपकी आने वाली जनरेशंस में दिखाई देती है। सच सच कह रहा हूँ मैं ये जी, चीज। जी। आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं उनमें भी आपके भांजे भतीजे हैं, उनमें भी वो चीजें आपको दिखाई बताओगे, आप बताओगे उनको भी वहां पे भी ऐसा ऐसा करके ऐसा भी होता है, ये भी चीज है, तो उनको आप डायरेक्ट करते हो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, बट वो लिखने में नहीं आती वो चीज, है ना, बट अब आप बता तो रहे होते हो। लिखने का जमाना तो वैसे भी गया सर, आने वाला जो टाइम है वो स्किल्स का, इन चीजों का ही है। हाँ, मतलब लिखने वाली चीजें तो सीमित तक रह गई अब। भाई प्रूफ वाली जो बात कर रहा था मैं, मतलब उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन हाँ, हाँ, ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाई देगी फैमिली में आप करते हो। राइट, राइट। तो जो प्राइवेट सेक्टर में अपन बात करें थे, तो पर्सनली तो आप ग्रो करते हो, प्रोफेशनली आपका जो सैलरी हो या इंक्रीमेंट हो या आपकी जॉब पोजीशन हो, ये सारी की सारी अगर आप यहाँ मास्टर्स करने के बाद में और वहां से मास्टर्स करने के बाद में कंपैरिजन करके देखोगे, ज्यादा नहीं 2.5 से 3 गुना मतलब सैलरी इंक्रीमेंट आप देखोगे, पोस्ट भी, हाँ बिल्कुल देखोगे, पोस्ट भी अच्छी होगी, आपकी रेपुटेशन भी अलग तरीके की होगी सर बहुत ज्यादा है, मतलब 3x अपन को ज्यादा मिल रही है चीजें। हाँ। तो और खुद को अच्छी चीजें सीख के भी आ रहे हैं, अलग चीजें हो रही है। हाँ, तो श्योर जाना चाहिए, जिन बच्चों का एकेडमिक अच्छा है, जो सही में जेन्युइन लोग हैं, बिल्कुल है। उनको जाना चाहिए, एक बार एक्सप्लोर करनी चाहिए ये चीजें। फिर उसके बाद में अगर अपन ऑप्शन दूसरा देखें, मास्टर्स की आपने और आप वहीं पे रहना चाह रहे हैं, जर्मन गवर्नमेंट आपको 1.5 साल तक का जॉब सीकिंग वीजा देती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास में ये 1.5 साल तक का टाइम है जॉब ढूंढने के लिए, जॉब करने के लिए नहीं। अगर आपने जॉब ढूंढ ली तो आप लंबे टाइम तक, आपकी मर्जी है कब तक करो, रहो वहां। हाँ, लेकिन जॉब ढूंढने का जो टाइम है 1.5 साल। मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने मास्टर्स कर लिया उसको जॉब ही नहीं मिल रही फिर भी वहीं रहेगा। अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने 1.5 साल तक का टाइम दिया। 1.5 साल काफी बहुत होता है, 18 महीने बहुत लंबा टाइम है। तो वो इस चीज के लिए कि अगर आपने कुछ ढंग से किया हुआ है, मास्टर्स की है, तो 1.5 साल में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी और जॉब करो आप अपनी स्टार्ट। कौन मना कर रहा है आपको? आप 4 साल रहो, 5 साल रहो, पीआर लो, सिटीजनशिप लो, वो आपकी मर्जी है। राइट। वहां से किसी दूसरी और कंट्री में मूव करना चाहते हो, वो भी और इजी हो जाता है क्योंकि आप ग्लोबल सिटीजन हो जाते हो। ग्लोबल सिटीजन हो कहीं ना गया, कहीं ऑलरेडी 2 जगह का आपके पास हो गया। बिल्कुल फर्क बहुत पड़ता है इस चीज का। पड़ता है सर, ये चीजें बोलने में दिख जाती है चीजें। तो एक चीज ये होगी इसमें। फिर उसके बाद में अगर आपका प्लान है हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह का, तो उसमें भी आपको ये चीज सपोर्ट करेगी। क्यों? अगर आपके मास्टर्स किसी अच्छी जगह से, आपको रिसर्च का नॉलेज है, आपने प्रॉपर तरीके से थीसिस किया, और जो आपको सुपरवाइजर है, प्रोफेसर है, वो भी रिनाउन होगा, वो अपने जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। राइट, राइट, है ना? तो उसके रिकमेंडेशंस हैं, उसके रेफरेंस हैं, वो भी काम करेंगे। वो अगर आपको पीएचडी देता है तो आपको पे भी करेगा। राइट। और अगर आप कहीं और जगह जाके करते हो तो उसका रिकमेंडेशन भी वहां पे काम करेगा। तो वो भी आपके पास में ऑप्शन रहता है, यानी कि पीएचडी के लिए भी आपके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर आप प्लान बना रहे हो सही में, जेन्युइनली आपको जाना है, आपका एकेडमिक हमने जो बातें करी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तो इसका कहीं पे भी नुकसान जैसी कोई चीज दिख ही नहीं रही। सारे फायदे ही फायदे हैं, चाहे वो एकेडमिक में ले लो, चाहे आगे की पढ़ाई में, चाहे कमाई में, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हर तरीके से अपने लिए लाभदायक है। एक जगह नुकसान है। कहाँ पे सर? जो होम सिकनेस होती है ना, है वो मतलब कुछ बच्चों को होती है। ये थोड़ा सा ये भी बता दें कि कई बच्चे मतलब घर बहुत याद आता है उनको वहाँ। सर वो तो अब चीज ऐसी है कि श्री राम बनने के लिए उन्होंने भी घर छोड़ा था। हाँ, तो अगर आपको बेटर लाइफ जीनी है, आने वालों को अच्छा कुछ देना है, हाँ, तो कुछ चीजों से तो आपको करना पड़ेगा सर। थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहता है। स्ट्रगल भी रहेगा और कुछ चीजों में आपको त्याग भी करना पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है राम भी राम ही थे। श्री राम बनने के लिए उन्होंने भी 14 साल घर छोड़े, वनवास भोगा, जंगल में रहे। तो वहां तो जंगल है ही नहीं, अच्छा खाएंगे पियेंगे, ये 2 साल की बात है। हाँ, ऐसा भी जो उसका लास्ट में आउटकम आपकी जो डिग्री होगी, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। ये चीज का डेफिनेटली अपन बता सकते हैं कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो,
अच्छी एजुकेशन लेके आ रहे हो, कभी रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कि हाँ यार मैं वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और मतलब वो एक गलत डिसीजन था, कभी नहीं होगा ये रिग्रेट आपको। चलो बहुत अच्छी बात बताइए सर। तो सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट क्वेश्चन ये कि सर ये जो सारी प्रोसेस रहेगी ये कंप्लीट हैंडलिंग, बच्चे को ये चीजें समझ में नहीं आती, डॉक्यूमेंट्स, डेट, टाइम वगैरह, तो इनके लिए हैंडल करने के लिए ट्रस्टेबल आप सजेस्ट? आप स्टडी अब्रॉड एग्रीकल्चर स्पेसिफिक इनिशिएटिव है अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको विजिट कर सकते हो, 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, फ्री रहेगा। तो उसमें आप कंप्लीट प्रोसीजर, उसका हमने वीडियो भी दिया हुआ है, फिर भी अगर, और उसके बाद में ये एफएक्यूज अपन उनके बारे में इनसे बात काफी करें। चीजें क्लियर हुई। बिल्कुल हाँ, फिर भी अगर कुछ कोई क्वेरी रह जाती है आपकी तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, studyabroadeagriculture.in के नाम से वेबसाइट है अपनी, स्पेसिफिक टू एग्रीकल्चर है, और वहाँ जाइए आप 1-to-1 सेशन जो रहता है उसको बुक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, फिल कीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में। वैसे इसको लेके कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा क्योंकि फुल वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। और सर हमारे जो बच्चे आएंगे फार्मर्स लोग के रेफरेंस है, उनके लिए कुछ खास, उनको सही से आप ट्रस्ट पे खास मतलब कोई भी स्टूडेंट कोई भी आ रहा है, हाँ तो मतलब वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी, हम स्टूडेंट के लिए भी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी है कि वो सही जगह जा रहा है। बिल्कुल, तो ये उसने हमें मौका दिया है कि मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप मेरी फाइल पे काम कीजिए जी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए। नो डाउट बिल्कुल सही है, स्टूडेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए भी विन दोनों सिचुएशन है। तो बट एक चीज है कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आप हमें एक अवसर दे रहे हो, राइट, ग्रो करने का, हमें भी ग्रो करने का, खुद को भी ग्रो बिल्कुल। करवाने का। हाँ, क्योंकि सही हाथों में फाइल जाना, सही एजेंसी के पास फाइल जाना, सही से अपना प्रोसेस करवाना, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां जाके तो बाद में पढ़ोगे, यहाँ का काम आपका बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। बिल्कुल, तो वो चीज भी मैटर करती है। तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट हमने बता दी, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फुल वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप वेबसाइट पे जाके 1-to-1 सेशन सर का है वो बुक कीजिए, और बिल्कुल ऑथेंटिक सारा काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और जो भी कोई क्यूरी है तो वीडियो के कमेंट में भी आप हमें बता सकते हो, जितना हो सकेगा सॉल्यूशन अपन करेंगे, आंसर अपन देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत। थैंक यू।